हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सीपीसी। स्टूडेंट्स, सीपीसी को मैक्सिमम स्टूडेंट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इन वीडियोस के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी कि न्यायालय में जो दस्तावेज आप देते हैं, किस तरह से दस्तावेज पेश किए जाएंगे, कौन से दस्तावेज हैं जिनको कोर्ट अपने पास इंपाउंड कर लेगा और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। सीपीसी में ऑर्डर 13 यानी कि आदेश 13 इस बारे में बात करता है। आज हम करने वाले हैं ऑर्डर 13। देखिए, ऑर्डर 13 जो है प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर टोटल 1 से लेकर 11 तक रूल है, यानी कि 11 नियम दिए गए हैं आदेश 13 में। हम इन नियमों को अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात यहाँ आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि ऑर्डर 1 पार्टीज टू सूट से लेकर ऑर्डर 8 यानी कि रिटन स्टेटमेंट तक एक पूरे केस की फाइल होने की प्रोसेस दी गई है। ऑर्डर 9 जो हमारा बात करता है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस की बात करता है। देखिए, कोर्ट के सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या आता है कि एक्चुअल प्रिंसिपल क्वेश्चन क्या है, कंट्रोवर्सी का इश्यूज क्या है जिनके ऊपर कोर्ट को डिसीजन देना है। तो उसके लिए कोर्ट क्या क्या करता है। देखिए, आप ऑर्डर 10 पे जाएंगे, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज। यहाँ से ऑर्डर 10 से शुरू होती है प्रोसेस आपके इश्यूज फ्रेम करने की। इशू फ्रेम करने सबसे पहले ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद ऑर्डर 11 में आपका डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन है, जहाँ पे क्वेश्चनरीज पार्टीज एक दूसरे को दे सकती हैं। कोर्ट क्वेश्चनरीज दे सकता है, कोर्ट आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। 12 में आ जाता है आपका एडमिशन, यानी कि किस पार्टी ने अपने रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट में किन चीज़ों को एडमिट किया है या नहीं किया है, एडमिशन के हिसाब से आता है। फिर आता है आपका ऑर्डर 13 कि भी जो ऑर्डर 11 के अंदर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन में डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, एग्जामिनेशन में किन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया गया है, वो डॉक्यूमेंट कैसे प्रोड्यूस होंगे, उनको किन कौन ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कोर्ट इंपाउंड कर लेगा अपने पास, क्या इंपाउंडिंग की प्रोसेस होगी, और कौन से डॉक्यूमेंट है जो रिटर्न कर दिए जाएंगे पार्टीज को। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो है हमारा ऑर्डर 14 का रहेगा, जहाँ पे हम इश्यूज को फ्रेम करेंगे। किसी भी जुडिशियल अफसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इश्यूज को फ्रेम करना। तो आगे चलते हैं अपने वीडियो के साथ। देखिए, रूल 1 यहाँ पे क्या कहता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, यानी कि इशू फ्रेम होने से पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि न्यायालय उन्हीं के आधार पर आपके इश्यूज को फ्रेम करेगा। सब रूल 1 कहता है यहाँ पे द पार्टीज और देयर प्लीडर shall produce on or before settlement of issues all the documentary evidence। ये कौन सी बात कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा है, जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वर्बल एविडेंस जो रहेगा वो आपका विटनेस जब आएगा तो उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, जैसे हम ऑर्डर 18 में करते हैं। लेकिन आपके जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप रिलाई करते हैं अपने क्लेम के लिए, जिन डॉक्यूमेंट्स के भरोसे आप डिफेंड करना चाहते हैं, डिफेंडेंट है, तो वो आपको कोर्ट में ओरिजिनल में देने हैं। ठीक है, और उनकी कॉपीज हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 में। आपने ऑर्डर 7 में पढ़ा था कि प्लेंट में, और ऑर्डर 8 में भी आपने पढ़ा था रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। इन चीज़ों को थोड़ा नोट करते हुए चलें साथ साथ, जिससे आपको ऑर्डर्स क्लियर हो जाते हैं। तो ऑर्डर 7 में हमने कहा था कि आपको कॉपीज देनी होगी साथ में, और रिटर्न स्टेटमेंट में भी उन डॉक्यूमेंट्स जिन पे आप रिलाई करते हैं। सब रूल 2 कहता है कि द कोर्ट शैल रिसीव द डॉक्यूमेंट सो प्रोड्यूस्ड। जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे कोर्ट उनको रिसीव कर लेगा। एक प्रोवाइजो दे दिया सब रूल 2 में इसने कि दे आर अकम्पनीड बाई एन एक्यूरेट लिस्ट देयर ऑफ प्रिपेयर्ड इन सच फॉर्म एज द हाई कोर्ट डायरेक्ट्स। जैसे कि हर एक हाई कोर्ट अपने स्टेट में अपने एक सेट ऑफ रूल्स बनाता है सिविल केसेस के बारे में, और जो सिविल केसेस ने वहाँ पे जो उसका एक लिस्ट दिया होगा वो लिस्ट आपको बनाना है प्रॉपर, उसी के साथ वो लिस्ट होनी चाहिए कि भी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं। सब रूल 3 है कि नथिंग इन सब रूल 1 शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो सब रूल 1 में दिया गया है वो किन पे अप्लाई नहीं होगा। एक तो किस पे अप्लाई नहीं होगा, जो डॉक्यूमेंट आप क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, दूसरी पार्टी की विटनेस को आप क्रॉस एग्जामिन करने के लिए जिनको आप प्रोड्यूस करना है, या वो डॉक्यूमेंट्स जो आप विटनेस को, यानी कि जो विटनेस आपके बेनिफिट के लिए आएगा, उस विटनेस को मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए आप देना चाहते हैं। ये दो एक्सेप्शन है यहाँ पे, इनको जरूर नोट कर लें। रूल 3, आप कहेंगे रूल 2 कहाँ चला गया। रूल 2 जो था ये 1999 में जो अमेंडमेंट्स हुई थी सीपीसी में, उसमें रिपील कर दिया गया है। रूल 2 आपका था कि जो नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के क्या इफेक्ट पड़ेंगे, इफेक्ट ऑफ द नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसको 1999 में रिपील कर दिया गया था जो अमेंडमेंट की गई। तो ये कब लागू हुई थी, 2002 में लागू हुई थी। रूल 3 यहाँ पर क्या बात करता है, ये बात करता है रिजेक्शन ऑफ द इररिलेवेंट एंड इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के साथ, आपकी प्लीडिंग के साथ आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज किए थे और कोर्ट को लगता है कि वो इररिलेवेंट या इनएडमिसिबल है। एज पर एविडेंस एक्ट तो वो एडमिसिबल नहीं है और वो ना ही उस केस से रिलेवेंट है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द सूट रिजेक्ट एनी डॉक्यूमेंट which it considers irrelevant or otherwise inadmissible, recording the ground of such rejection। यानी कि जज साहब उसमें रिजेक्शन का ग्राउंड भी लिखते हैं कि किस ग्राउंड पे उसे रिजेक्ट किया गया है। अभी देखते हैं रूल 4, इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड इन एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स पे क्या क्या इंडोर्समेंट होगी। देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ नेक्स्ट फॉलोइंग सब रूल देर आर सेल बी इंडोर्स्ड ऑन एवरी डॉक्यूमेंट। भाई पता कैसे चलेगा जज साहब को कि डॉक्यूमेंट किसका है, भाई किस मुकदमे से रिलेटेड है, कौन सी पार्टी ने दिया है। तो हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या क्या लिखा जाता है, नंबर एंड टाइटल ऑफ द सूट। नंबर ऑफ सूट कहाँ से मिलेगा आपको, जो ऑर्डर 4 में आपने अपना केस इंस्टीट्यूट किया था, तो सिविल सूट रजिस्टर में आपको एक केस नंबर दिया गया था, उसका टाइटल क्या है, उस व्यक्ति का नाम जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, और वो डेट जिस दिन उसे प्रोड्यूस किया गया है। एंड द लास्ट वन इज द स्टेटमेंट ऑफ इट्स हैव बीन सो एडमिटेड। और उसके साथ में एक स्टेटमेंट होती है कि इसके डॉक्यूमेंट को कोर्ट ने एडमिट कर लिया है। ये स्टेटमेंट कौन देगा, ये देंगे जज साहब। जज साहब उस पर साइन करते हैं कि सो एंड सो डॉक्यूमेंट इज एडमिटेड। ठीक है, ये आपका रूल 4 हो गया। सब रूल 2, सब रूल 2 यहाँ पे कहता है वेयर डॉक्यूमेंट सो एडमिटेड इज एन एंट्री इन अ बुक, account or record and a copy thereof has been substituted for the original under the next following rule, particulars aforesaid shall be endorsed on the copy। देखिए, ये क्या बात करता है कि अगर कोई ऐसी अकाउंट बुक या कोई अकाउंट रिकॉर्ड है आपके और उसको अगर आप देना है तो उसमें उसकी कॉपी दी जाती है, सर्टिफाइड कॉपी। और जो एंडोर्समेंट की हमने सब रूल 1 में बात की है, ये एंडोर्समेंट उसकी कॉपी पे होती है और यहाँ पे जो इंडोर्समेंट है वो साइन की जाती है जज के द्वारा। तो रूल 4 ने आपको बताया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख के देना है। रूल 5 आपको बताएगा कि इंडोर्समेंट ऑन कॉपीज ऑफ एडमिटेड एंट्रीज इन बुक्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जो सब रूल 2 था हमारा, उसका ये एक्सप्लेनेशन है एक तरह से। ये क्या कहता है कि सेव इन सो फार एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891, वेयर अ डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस इन द सूट इज एन एंट्री। मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट आपको एडमिट देना है वो कोई एंट्री है किसी शॉप बुक में, किसी अकाउंट में, ठीक है, जो करंट में यूज में है, और पार्टी जिसके द्वारा वो दी गई है तो उसमें वो क्या कर सकता है, उसकी कॉपी देगा और उस पर्टिकुलर एंट्री की, पूरा अकाउंट बुक का कॉपी नहीं देना होता है, उस पर्टिकुलर एंट्री की कॉपी देता है और कोर्ट का ऑफिसर उसको ओरिजिनल से मैच करके सर्टिफाई करता है और उसके ऊपर स्टाम्प भी लगाता है और साइन भी करता है कि सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड। वे सच अ डॉक्यूमेंट इज एन एंट्री इन अ पब्लिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए पब्लिक ऑफिस। अब मान लीजिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट की जो एंट्री हम बात करते हैं वो किसी पब्लिक ऑफिस की है, जो पब्लिक ऑफिसर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है।
तो एंट्री इन अ बुक और अकाउंट बिलोंगिंग टू पर्सन अदर देन द पार्टी ऑन हुज बिहाफ द बुक और अकाउंट इज प्रोड्यूस्ड, द कोर्ट में रिक्वायर अ कॉपी ऑफ द एंट्री टू बी फर्निश्ड। तो वहाँ भी क्या है, उसकी कॉपी दी जाती है। वेयर द रिकॉर्ड बुक और अकाउंट इज प्रोड्यूस्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी देन बाय दैट पार्टी। मान लीजिए किसी पार्टी के बिहाफ पे वो दी गई है, तो कॉपी कौन देगा? पार्टी देगी। अगर रिकॉर्ड बुक और अकाउंट इज प्रोड्यूस्ड इन ओबीडियंस ऑफ टू एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। देखिए सब रूल 2 में चीज समझिए आप। ए में क्या कहा गया है यहाँ पे, सब रूल 2 ए में, कि अगर वो पार्टी के बिहाफ पे आई है एंट्री, तो पार्टी उसकी कॉपी देगी। अगर कोर्ट के किसी आदेश की पालना करते हुए किसी पब्लिक अफसर ने उसको दिया है, ठीक है, तो आइदर ऑफ एनी पार्टी, तो कोई भी पार्टी दे सकती है। और सब रूल 3 कहता है कि वेयर अ कॉपी ऑफ एन एंट्री इज फर्निश्ड अंडर द foregoing provision of the rule, the court shall, after causing the copy to be examined, compared and certified in manner mentioned in Rule 17 of Order 7। रूल 17 ऑर्डर 7 क्या था? जहां पे शॉप बुक अकाउंट बुक्स की कोई एंट्री को सर्टिफाई किया जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो ये वहां पे सर्टिफाई करेगा, इसकी हम बात कर चुके हैं। और जो ओरिजिनल है वो उसको रिटर्न कर दी जाती है, जो व्यक्ति उसको प्रोड्यूस करता है। रूल 6 आपका क्या है कि इंडोर्समेंट ऑन डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड एंड इनएडमिसिबल इन एविडेंस। हम बात कर चुके थे सब रूल 2 में कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, जो इनएडमिसिबल होते हैं, उनका क्या होगा, उनका क्या क्या इंडोर्समेंट होगी। वेयर अ डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन एज एविडेंस बाय आइदर पार्टीज कंसिडर्ड बाय द कोर्ट टू बी इनएडमिसिबल इन एविडेंस। मान लीजिए कोई कोर्ट बोल देता है कि ये तो इनएडमिसिबल है, देयर शैल बी इंडोर्स्ड देयर अपॉन। वहाँ क्या क्या इंडोर्स करना है? ए बी सी तो जो है हमने अभी रूल 4 में जो पढ़ा था कि नंबर एंड टाइटल ऑफ द सूट, नेम ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग इट एंड डेट, ये चीजें होंगी। और उसमें एक स्टेटमेंट होगा, वहां पे स्टेटमेंट होता था 4th पॉइंट में रूल 4 में कि उसे एडमिट कर लिया गया, जज के द्वारा साइन किया हुआ। और यहाँ स्टेटमेंट होगा कि दिस हैव बीन रिजेक्टेड एंड इंडोर्समेंट शैल बी साइन इनिशियल्ड बाय द जज। और ये किसके द्वारा साइन की जाएगी? जज के द्वारा। रूल 7 आपका क्या बात करता है? ये कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट। यानी कि न्यायालय ने जो आपके दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स एडमिट किए हैं उनको अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगा, और जो रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको दे देगा। एक रिकॉर्ड रूम होता है कोर्ट में, वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रखे जाते हैं, आपकी एक फाइल बनती है, और जो रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इररिलेवेंट थे, इनएडमिसिबल थे, वो आपको वापस कर देगा। Every document which has been admitted in evidence or a copy thereof, where a copy has been substituted for the original under Rule 5। Rule 5 में हमने देखा था शॉप बुक, अकाउंट्स बुक, इनकी आप सर्टिफाइड कॉपीज दे सकते हैं, या तो वो कॉपीज या वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में जो आपके एविडेंस में एडमिट कर लिए गए हैं। सेल फॉर्म द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, वो आपके वाद के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे, मुकदमे के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे वहां पे। सब रूल 2 कहता है कि डॉक्यूमेंट्स नॉट एडमिटेड इन एविडेंस सेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। जो डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट कर दिए गए हैं वो आप रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बनेंगे, और वो आप जो उस व्यक्ति ने उनको दिया है न्यायालय में उसको वापस कर दिए जाएंगे। अभी देखिए रूल 8 क्या कहता है। कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट टू बी इम्पाउंडेड। अभी तक आपने देखा कि प्रोडक्शन कैसे हुआ, डॉक्यूमेंट रिटर्न कैसे हुए। अगर कोर्ट चाहे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर सकता है। इम्पाउंड का मतलब होता है कि उसको अपनी कस्टडी में रख सकता है अंडर दी सील। एक एनवलप में डाल के उस पर सील लगा दी जाती है, दोनों प्लीडर्स के साइन होते हैं, और उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट अपने पास रख लेता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 5 और रूल 7 ऑफ दिस ऑर्डर और इन रूल 17 ऑफ ऑर्डर 7। ठीक है, रूल 17 ऑफ ऑर्डर 7 क्या था? वो भी आपकी अकाउंट्स बुक और शॉप बुक्स की बात करता है।
The court may, if it sees sufficient cause, direct any document or book produced before it in any suit to be impounded and kept in the custody of an officer of the court for such period and subject to such conditions as court thinks fit. अगर कोर्ट को लगता है, आप जो कि आपके रूल 5 रूल 7 में दिया उसको छोड़ दीजिए, या रूल 17 में जो दिया है, कोर्ट को अगर किसी भी केस में कोई सफिशिएंट कॉज लगता है तो किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट अपनी कस्टडी में रख सकता है, इम्पाउंड कर सकता है। तो इम्पाउंड का किस में दे रखा है? रूल 8 में दे रखा है, इसको नोट कर लीजिए। रूल 9, रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट एडमिट हो गए हैं भाई, वो अगर आपको डॉक्यूमेंट वापस चाहिए तो कैसे मिलेगा? अब कोर्ट सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखेगा तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के बिना किसी का अगर किसी को रिक्वायरमेंट है बीच में तो कैसे काम होगा? तो रूल 9 ये प्रोविजन देता है कि एडमिटेड डॉक्यूमेंट भी रिटर्न किए जा सकते हैं। एनी पर्सन वेदर ए पार्टी टू द सूट और नॉट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो या तो मुकदमे में पार्टी है या नहीं है, डिजायरस ऑफ रिसीविंग, तो डिजायर रखता है किस चीज की? रिसीविंग बैक एनी डॉक्यूमेंट, भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट वापस दे दिया जाए, प्रोड्यूस्ड बाय हिम, जो मैंने प्रोड्यूस किया है। ऐसा नहीं कि किसी और ने प्रोड्यूस किया और आप ले लोगे, जिसने प्रोड्यूस किया है वही व्यक्ति अगर उस डॉक्यूमेंट को वापस लेना चाहता है, एंड प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड सेल अनलेस द डॉक्यूमेंट इज इम्पाउंडेड, अगर वो डॉक्यूमेंट इम्पाउंड किया गया तो वो तो रिटर्न नहीं मिलेगा, रूल 8 में हमने पढ़ा है ये। अदरवाइज अगर वो एडमिटेड डॉक्यूमेंट है तो वो उसको इंटाइटल है कि वो उसे वापस मिले। क्या क्या कंडीशन है? वेयर द सूट इज वन इन विच एन अपील इज नॉट अलाउड व्हेन द सूट हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। एक तो तब मिलेगा वापस जब भाई आपका मुकदमा खत्म हो जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए और कोई अपील अलाउ ना हो रही हो। Where the suit is one in which an appeal is allowed when the court is satisfied that time for preferring an appeal has elapsed। टाइम भाई अपील तो अलाउ थी लेकिन अपील का जो टाइम था, लिमिटेशन पीरियड था, वो ओवर हो गया है और अब उसमें अपील नहीं की जा सकती है, तब दे सकते हैं। ये तो हो गई रिटर्निंग की बात, लेकिन यहीं पे एक प्रोवाइजो भी दिया है रूल 9 में। प्रोवाइजो की बात करते हैं। प्रोवाइडेड दैट अ डॉक्यूमेंट मे बी रिटर्न एट एनी टाइम। ये तो हमने बात कर ली कि भी जब केस डिस्पोज ऑफ होगा तब हम रिटर्न कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे पहले भी उसको दिया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति एक आवेदन देता है न्यायालय के अंदर, एक एप्लीकेशन देता है, कब? डिलीवर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर फॉर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओरिजिनल, कि जी मैं ओरिजिनल की कॉपी रख लो सर्टिफाइड और मुझे ओरिजिनल वापस दे दो, मुझे चाहिए इस पर्पज के। इन द केस ऑफ अ पार्टी टू द सूट अ सर्टिफाइड कॉपी देगा। इन अ केस ऑफ एनी अदर पर्सन, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पार्टी नहीं है तो वो एक ऑर्डनरी कॉपी भी दे सकता है जो कि एग्जामिन की जाएगी, कंपेयर की जाएगी और सर्टिफाई की जाएगी, जैसा कि सब रूल 2 था, रूल 17 प्लेंट के में जब हमने पढ़ा था कि कोर्ट का एक अफसर उसको सर्टिफाई करता है। और तीसरा क्या, बी क्या रहेगा यहाँ पे कि अंडरटेक टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल इफ रिक्वायर्ड टू डू सो, और वो ये कहता है कि जनाब जब आप मंगाओगे मैं ओरिजिनल आपके पास लेके आ जाऊंगा। दूसरा प्रोवाइजो यहाँ पे क्या है, दैट नो डॉक्यूमेंट शैल बी रिटर्न विद बाय फोर्स ऑफ द डिक्री हैज बिकम होली वॉइड। अब मान लीजिए कोई सूट फॉर पोजेशन का मुकदमा था और एक वहां पे विल डॉक्यूमेंट जमा थे। अब सूट में फाइनली डिक्री में डिसाइड हुआ कि वो विल सही नहीं है, वो तो विल क्या होगी? वॉइड होगी। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो डिक्री से वॉइड हो जाता है, डिक्री के बाद इनवैलिड हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट कभी भी रिटर्न नहीं किए जाते। इस पॉइंट को अपने बेर एक्ट में हाईलाइट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब रूल 2 क्या कहता है रूल 9 का कि ऑन द रिटर्न ऑफ अ डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस a receipt shall be given by the person receiving it। एक व्यक्ति जब उसको मिलेगा ना डॉक्यूमेंट रिटर्न तो एक रिसिप्ट देता है कि आई एम सो एंड सो रिसीविंग डॉक्यूमेंट ऑन सो एंड सो डेट, तो भाई रिसीविंग का एक वो रिसिप्ट देता है। तो रूल 9 बात करता है आपको डॉक्यूमेंट वापस कैसे मिलेगा। अभी आइए रूल 10 पे। कोर्ट में सेंड फॉर पेपर्स फ्रॉम इट्स ओन रिकॉर्ड फ्रॉम अदर कोर्ट्स।
कोर्ट अपने रिकॉर्ड से भी दूसरे रिकॉर्ड में कोर्ट को अपने रिकॉर्ड रूम से पेपर भेज सकता है और मंगा भी सकता है। द कोर्ट मे ऑफ इट्स ओन मोशन यानी कि सुओ मोटो अपने आप से मे इन इट्स डिस्क्रिशन अपने विवेक के अनुसार अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज टू अ सूट या फिर पार्टी की किसी आवेदन के ऊपर सेंड फॉर आइदर फ्रॉम इट्स ओन रिकॉर्ड और फ्रॉम एनी अदर कोर्ट या तो खुद के रिकॉर्ड से या किसी दूसरे कोर्ट के रिकॉर्ड से द रिकॉर्ड ऑफ एनी अदर सूट और प्रोसीडिंग एंड इंस्पेक्ट द सेम वो किसी भी दूसरे मुकदमे के डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और उसके डॉक्यूमेंट्स को भेज सकता है। सब रूल 2 कहता है कि एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर दिस रूल वो हर एक आवेदन जो सब रूल 2 ऑफ रूल 10 में लगाया जाएगा अनलेस कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे ये बात तो रहेगी कि जब तक कोर्ट ने कोई ऐसा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ना दी हो, ऐसा कोई आदेश ना दिया हो, बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट शोइंग हाउ द रिकॉर्ड इज मटेरियल टू द सूट। तो यहाँ पे जो पार्टी एप्लीकेशन लगाएगी वो एप्लीकेशन के साथ में एक एफिडेविट भी देगी और एफिडेविट में ये दिखाएगी कि वो कितना जरूरी क्यों है, भाई इतना मटेरियल क्यों उनके सूट के लिए, उनके उस मुकदमे के लिए इतना आवश्यक क्यों है, in which the application is made, and that the applicant cannot without unreasonable delay or expense obtain a duly authenticated copy of the record of such portion thereof as the applicant requires, or that the production of the original is necessary for the purpose of justice। अब भाई वहां पे न्याय के लिए उसकी ओरिजिनल की जरूरत हो, तो जहाँ पे ये उसको दिखाना होगा उस एप्लीकेशन में एक एफिडेविट लगा के कि वो उसके मुकदमे उसको बहुत ज़रूरी चाहिए, न्याय के लिए उसकी बहुत आवश्यक है वो उस मुकदमे में। सब रूल 3 कहता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू इनेबल द कोर्ट टू यूज इन एविडेंस एनी डॉक्यूमेंट विच अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस वुड बी इनएडमिसिबल इन द सूट। इस रूल में कोई भी चीज ये अलाउ नहीं करती है कोर्ट को कि वो किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को एविडेंस मान ले जो कि इनएडमिसिबल है। एविडेंस एक्ट में आपने पढ़ा है कि आपके क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें रिलीवेंट होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें एडमिसिबल होते हैं। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस आपने एविडेंस एक्ट में पढ़ी है। लास्ट रूल, रूल 11, प्रोविजन एज टू डॉक्यूमेंट सप्लाई टू द मटेरियल ऑब्जेक्ट। रूल 11 इज वेरी सिंपल। रूल 11, रूल 11, दिस इज द लास्ट रूल, प्रोविजन एज टू डॉक्यूमेंट सप्लाई टू मटेरियल ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी सिंपल कि जो हमने प्रोविजन 1 से 10 तक पढ़े हैं, रूल 1 से रूल 10 तक, वो सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होते हैं। और सेम अगर कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है, भाई कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही लागू होते हैं। मान लीजिए कोई गोल्ड चेन है, उसका एविडेंस है, उसको इम्पाउंड कर सकता है कोर्ट। कोई ऐसा मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी ये सारे प्रोविजन लागू होंगे। वो रिटर्न भी की जा सकती है, बस उसकी कॉपीज नहीं होती हैं। तो यहाँ आपने देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज आपने ऑर्डर 13 आदेश 13 के रूल 1 से रूल 11 तक देखे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये स्टेज आपकी इशू फ्रेम करने से पहले वाली स्टेज है। जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। इन वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और साथ ही अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सीपीसी, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इश्यूज कैसे फ्रेम किए जाते हैं सिविल सूट में, ये आपकी जजमेंट राइटिंग में भी आपको बहुत काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।